वतन के लिए, जिए तो बस इस वतन के लिए, मेरी लहू की आखिरी बूंद भी तिरंगे के नाम हो। सुप्रभात आदरणीय निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, वैज्ञानिकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं रोहित कुमार ठाकुर आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस की प्रातः वेला में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारा देश भारत सिर्फ एक देश नहीं है, एक भाव है जो आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसती है। भारत जो आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसती है, और उस देश के गणतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में आज मैं आप सभी के समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, 1922 में गांधी जी ने कहा था कि इंडियंस को अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनी खुद तय करनी होगी, उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को खुद रियलाइज करना होगा। उनके बाद एम एन रॉय जी ने 1934 में ये कहा था कि इंडियंस को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है। अब जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो इंडियंस के लिए कोई डिसीजन नहीं लेंगे। उन्हें जो यहाँ के मिनिस्टर्स है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा क्या भारतीयों के लिए सही है, वही वो बोल सकते हैं। उनके ऐसा कहने के कुछ समय के बाद जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, उनके बिहाफ में कहा जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगे उसमें सिर्फ इंडियंस होंगे, कोई भी आउटसाइडर उसमें नहीं होगा, और जो भी लोग उसमें चुनकर आएंगे वो सभी एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड से चुनकर आएंगे। और मतलब ऐसा नहीं कि राजतंत्र कोई राजा हो, बस सब एडल्ट फ्रेंचाइज से चुनकर आएंगे। 1939 में एक वर्किंग कमेटी बनी जो अंग्रेजों से बार बार पूछ रही थी कहाँ है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब देंगे। इसी समय यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। अभी तक फ्रांस का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था, फ्रांस हार चुका था और हिटलर धीरे धीरे ब्रिटिश आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। वहां पे सभी ने विंस्टन चर्चिल को गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उस समय उस सरकार के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो ब्रिटेन में अपनी सरकार बचा ले या इंडिया में अपनी कॉलोनी को बचा ले। ब्रिटेन की हालत अभी खराब थी, इसके लिए उन्होंने यहाँ के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिलिंगटन, उन्होंने एक अगस्त ऑफर दिया। ये ऑफर अगस्त में दिया गया था, इसी के लिए इसे अगस्त ऑफर कहा गया। उस लॉर्ड लिलिंगटन ने कहा था कि ब्रिटेन जो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा है, उससे 5000 किलोमीटर दूर जो भारत है वो ब्रिटेन का ही हिस्सा है, तो यहाँ के लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसा सुनने पर यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इवन मोहम्मद अली जिन्ना, सबने कहा आपने किनसे पूछकर ये कहा कि ब्रिटेन की सहायता भारत करेगा, हम क्यों आपकी सहायता करें। तो इस पर लॉर्ड लिलिंगटन ने अगस्त ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात मानते हैं, हम ट्रांसफर ऑफ पावर की बात वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद करेंगे, तब तक आप हमारे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठिए, आप वहां ओपिनियन दीजिए, आप हमारे वॉर एडवाइजरी कमेटी में भी बैठ सकते हैं, वहां भी ओपिनियन दे सकते हैं। तो सबने मना किया, कहा कि हम आपसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कर रहे हैं, आप हमें ये क्या दे रहे हैं। इस तरह इनका अगस्त ऑफर फेल हो गया। ऐसे ही करके धीरे धीरे 2 साल बीता, 1942 आया। इस समय तक जापान लगभग भारत के बहुत करीब पहुंच चुका था, बर्मा म्यांमार तक पहुंच चुका था। इस पर ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो गई, तो उन्होंने फिर से एक और मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन भेजा, ये भी फेल हो गया। वो लोग दोबारा इंग्लैंड गए, उस पर विंस्टन चर्चिल ने कहा कि आप लोग दोबारा जाकर उनसे बात कीजिए, लेकिन उनके दोबारा 1942 से भारत आने में लगभग 4 साल बीत गए। वो लोग 1946 में भारत आए, लेकिन इस बीच भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ के जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को कॉल किया, कहा कि अब भारत को बांधे रखना संभव नहीं है, आप जो सोच रहे हैं कि इंडियंस को एक्सप्लॉइट करके यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उससे ज्यादा रिसोर्स हमारा लग जा रहा है उनको कंट्रोल करने में। हर रोज कोई ना कोई आंदोलन हो रहा है, हर रोज कोई ना कोई आंदोलन हो रहे। महात्मा गांधी कभी भी जेल चले जाते, वहां से भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं, अब उन्हें कंट्रोल करना संभव नहीं है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। इस समय तक ब्रिटेन की इकोनॉमी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, अब ब्रिटेन भारत को ज्यादा समय तक बांधे नहीं रख सकता था। 1946 में उन लोगों ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। उन लोगों ने कहा कि अब हम भारत जो इन लोगों की डिमांड थी, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, दोनों की मांग को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन प्लान ने जुलाई अगस्त 1946 में एक इलेक्शन करवाया। उसमें जो उस समय भारत लगभग 296 ब्रिटिश प्रांत और 93 प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था। तो 296 के लिए इलेक्शन हुआ, जिसमें 208 सीट कांग्रेस को मिली थी, 73 मुस्लिम लीग को और 15 दूसरी पार्टीज को मिली थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इंटीरियम प्रेसिडेंट
चुना गया। फिर उसी के 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये 2 महीने इसलिए रोका गया क्योंकि जब 1929 में लाहौर में सेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने उस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगले वर्ष से हम इस दिन 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी कारण 2 महीने रोका, संविधान को लागू करने के लिए 2 महीने रोका गया। हमारे संविधान में कुछ ऐसे ऐसे प्रावधान दिए गए जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अगर कोई आर्बिट्री एक्शन लेता है तो दूसरा पिलर उसे रोक सकता है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल 13 है जिसमें जुडिशरी रिव्यू का है, यानी कर कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट पास करती है, कोई भी लॉ जिसमें हमारे एक या एक से अधिक फंडामेंटल राइट को हर्ट हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं और 226 से हाई कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट उसका रिव्यू करके उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड कर सकता है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, श्रेया श्रृंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A को हटाया गया था क्योंकि उसमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हर्ट हो रहे थे। 1951 में संविधान का पहला अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड की। कहा गया कि अभी संविधान नया चेंज हुआ है तो इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज हो सकते हैं। फिर 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 368 है उसमें बताया गया कि हमें बदलाव कैसे करने, हमें प्रोसीजर बताया गया, पावर नहीं बताया गया। तो ऐसा सुनने पार्लियामेंट ने 1971 के 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उसने 368 के टाइटल को ही चेंज कर दिया। उन्होंने प्रोसीजर की जगह पावर करी, पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा होने पर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी चेंज कर सकते, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे वो खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा सुनने पर पार्लियामेंट ने एक और लॉ पास किया, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने 2 आर्टिकल इसमें जोड़ दिए, 368 क्लॉज 3 और 13 क्लॉज 4। 368 क्लॉज 3 में उन्होंने कहा कि इसमें जो भी चीज आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद उन्होंने 368 क्लॉज 4 डाला और 368 क्लॉज 5 डाला। इसमें उन्होंने गवर्नमेंट की पावर को अनलिमिटेड कर दी, मतलब कि गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले सकता था। ऐसे हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा मिल केस 1980 में उन दोनों को स्टक डाउन कर दिया, इन दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड कर दिया। इस तरह हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान है कि अगर कोई भी पिलर अगर आर्बिट्री एक्शंस ले रहा है तो दूसरा उसे रोक सकता है।